नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल पे ही दिख गया होगा, आज हम आंगनवाड़ी भर्ती 2021 को लेकर के वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी भर्ती आई है, इसके बारे में जानेंगे और इसको आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसमें इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंगनवाड़ी भर्ती 2021, मैं आपको सबसे पहले यहाँ नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, जो आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, ये जो नोटिफिकेशन आया था किसके लिए आया था? समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायकों के मानदेय पर नियुक्तिहीन चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण, मतलब कैसे इनका चयन करना है। ठीक है, इसके बारे में सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कितने तारीख को हमारा नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो ये आउट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी किया गया। ठीक, 29 जनवरी 2021 को ये जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया क्या है कि समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों सहायकों के मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अक्रमित करते हुए एतद द्वारा सम्यक सम्यक विचारों उपरांत चयन प्रक्रिया निम्नवत प्रकाशित की जाती है। मतलब जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा, क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं होंगी, किन उम्र के लोगों को रखा जाएगा। ठीक है, सारी बातें इसमें हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शैक्षिक योग्यता। ठीक, जो चयन होना है तो आपको कितने पढ़े लिखे होने चाहिए, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व मिनी केंद्र की कार्यकर्ताओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूनतम हाई स्कूल। किसके लिए? कार्यकर्ती और मिनी केंद्र की कार्यकर्तियों के लिए न्यूनतम हाई स्कूल, तथा सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होगी। जो सहायिकाओं की भर्ती होगी उनके लिए क्या होगा? न्यूनतम कक्षा 5 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये शैक्षिक योग्यता मतलब कक्षा 5। जो व्यक्ति हाई स्कूल 10th, ठीक, 10th और 5, ये दोनों जो लोग उत्तीर्ण हो चुके हैं, ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आयु सीमा, दूसरा जो कॉलम है आपको दिख रहा होगा, आयु सीमा। किन किन उम्र के लोगों को ये फॉर्म भरना है, यहाँ आप देखिए दिख रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी। मतलब क्या हुआ? 21 से लेकर के, ठीक है, कितना? 21 से लेकर के और 45 तक, जो लोग 21 साल से हैं और 45 साल के बीच के हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती यानी कि आंगनवाड़ी भर्ती में। ठीक, इतने 21 से लेकर के 25 तक। आगे देखते हैं, कह रहा है इसमें आंगनवाड़ी सहायिका के से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। मतलब क्या है इसका? जो व्यक्ति पहले से सहायिका के पद पर कार्य कर रहे हैं, जो व्यक्ति पहले से सहायिका के पद पर कार्य कर रहे हैं, वो अगर अपना चयन करवाते हैं तो उनको 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहले से जो सहायिका के पद पर कार्यरत हैं उनके लिए। आयु के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ती के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायकों के लिए कक्षा 5 जैसी भी स्थिति हो का स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। मतलब आपकी जो उम्र काउंट की जाएगी वो किससे की जाएगी? आपकी मार्कशीट से। ठीक है, हाई स्कूल और कक्षा 5 की मार्कशीट से आपकी उम्र काउंट की जाएगी। आगे दिया गया है, 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। मतलब 62 वर्ष के बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं कि 62 वर्ष बाद आपका जो मानदेय होगा, आपकी जो नौकरी होगी वो खत्म हो जाएगी, आपको मानदेय नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद है चयन हेतु पात्रता। किस कौन व्यक्ति पात्र होंगे, चयन किनका होगा? तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले कॉलम ए है और कॉलम ए में हम देखते हैं सर्वप्रथम अपेक्षिक आहारता। मतलब जितनी यहाँ पे ऊपर जानकारियाँ दी गई, इनको अपेक्षिक आहारता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा
तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केंद्र की सहायिका। सबसे पहले किसको रखा जाएगा? सबसे पहले वरीयता दी जाएगी सहायिका को, मतलब जो पहले से कार्यरत हैं सबसे पहले उनको वरीयता दी जाएगी। ठीक, उसके बाद जिसकी न्यूनतम कार्यकारी सेवा 5 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वही सहायिका जो 5 साल पूरी कर चुकी हैं अपने कार्य को। ठीक, तथा हाई स्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो, उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। फिर कह रहा है सहायिका से कार्यकर्ती के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित ना हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में ना किया जाए, मतलब आरक्षण का पूरा पूरा पालन किया जाएगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कह रहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों के को प्रथम वरीयता। ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको प्रथम वरीयता दी जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा? प्रथम वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कह रहे हैं इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं नहीं, इसके लिए आपको क्या लगाना होगा? आय प्रमाण पत्र। ठीक, और आय प्रमाण पत्र जो होगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होना चाहिए 46,000 से नीचे का, और शहरी क्षेत्रों के लिए होना चाहिए 56,000 से नीचे का। ठीक, मतलब 46,000 से नीचे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनका आय प्रमाण पत्र, और 56,000 से नीचे जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वार्षिक। ठीक, आगे क्या दिया गया है? दिया गया सहायिका के उपलब्ध न होने की दिशा में उसी ग्राम सभा की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला। ठीक, सहायिका अगर आपके गांव में नहीं है तो अगर कोई विधवा महिला इस फॉर्म को भरती है तो उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वरीयता सहायिका को मिलेगी जो कि पहले से कार्यरत है, उसके बाद विधवा महिला को। ठीक, उसके बाद देखते हैं विधवा महिला के लिए क्या है नियम। देखिए, तो कह रहा है कि उसी वार्ड में स्थित विधवा महिला उपलब्ध ना होने ग्राम सभा वार्ड में निवासी गरीबी रेखा से नीचे ज्ञापन करने वाली तलाकशुदा परित्यक्ता महिला। ठीक, अगर मान लीजिए विधवा नहीं है तो जो तलाकशुदा होगी उसी गांव की, उसको पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, और इन सब के बाद दिया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए अनिवार्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वह उसी ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड की निवासी हों। आप एक जिस गाँव के निवासी हैं उसी से आपका चयन होगा। ठीक है, निवास एवं आय के संबंध में उप जिला अधिकारी तहसीलदार से स्तर पर निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, मतलब जो निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आप बनवाते हैं, ठीक है, अपने तहसील से, वही यहाँ पे मान्य किया जाएगा। आगे करें, विधवा और तलाकशुदा महिला के संबंध में नियम अनुसार सक्षम स्तर में निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, मतलब वो भी किसी अधिकारी के द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्गत होगा वही मान्य किया जाएगा। आगे देखते हैं, करा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन के किए जाने पर विचार किया जाएगा। अगर गरीबी रेखा से नीचे ये महिलाएं नहीं मिलती हैं, ठीक है, तो गरीबी रेखा से जो ऊपर की महिलाएं हैं उनके बारे में विचार किया जाएगा। करा है, यदि ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो संबंधित न्याय पंचायत में उपरोक्त अनुसार श्रेणीवार चयन किया जा सकता है। मतलब अगर ये जो दिया गया ऊपर विधवा महिला, सहायिका, ठीक है, और तलाकशुदा, ये सब नहीं मिलते तो उसके बाद क्या होगा? पंचायत में जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनका चयन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आवेदन पत्रों की प्राप्ति तथा चयन की प्रक्रिया संबंधित जनपद के जिला अधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। मतलब आपके जो डीएम होंगे, जो जिला अधिकारी होंगे आपके जिले के, ठीक है, वो संपादित करवाएंगे। और दिया गया, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर जनपद की एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थी को आवेदन भरने में सुगमता हो। मतलब यहाँ से तो एक बात ये फिक्स हो जाती कि ये आपका जो फॉर्म आएगा ये ऑनलाइन आएगा। ठीक है, आपके जैसे कि जिस जिले के होंगे उस जिले के एनआईसी पे आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, चाहे जिस जिले से हों आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी जिले से हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नेम और उसके बाद डॉट एनआईसी करके आप टाइप कर देंगे तो उस जिले उसी पे साइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, उस जिले के एनआईसी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये 45 दिन, जिस दिन से विज्ञापन जारी होगा उसके 45 दिन इसकी लास्ट डेट रहेगी, 45 दिन बाद तक, मतलब ये साइट जो है 45 दिन तक ओपन रहेगी इसके लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चयन समिति का गठन। चयन समिति क्या, कौन होंगे चयन में? ठीक है,
देखिए, कह रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की भर्ती हेतु चयन के लिए शहरी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चयन समिति का गठन निम्नोक्त किया जाता है। देखिए कौन कौन होंगे। जिला अधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अथवा अध्यक्ष, ठीक है। ये जो रहेगा वो अध्यक्ष बनाया जाएगा, जो जिला अधिकारी के द्वारा नामित किया जाएगा। उसके बाद जनपद का जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये क्या होगा, ये सचिव होगा। इसके बाद जनपद स्तरीय अनुसूचित जाति जनजाति का अच्छी ख्याति प्राप्त किया स्तरीय अधिकारी, ये वहाँ पे सदस्य होंगे। और जनपद स्तरीय पिछड़ी जाति का कोई एक, ठीक है, अधिकारी सदस्य होगा। और उसी प्रकार से समूह का एवं खा की महिला अधिकारी एक इसमें सदस्य होगी, ठीक। और देखते हैं फोरम, क्या है कोरम इसका, ठीक है। अगर हम कोरम पे विचार करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरम दिख रहा है आपको, ठीक है। देखते हैं क्या है कोरम। कह रहा है चयन समिति की बैठक में किन्हीं 4 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसमें से जो ऊपर आपको दिखाया गया, इसमें से 4 सदस्य की बैठक जो होगी अनिवार्य होगी। मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया, आप देखिए आपकी मेरिट कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एवं स्नातक के अंकों पर विचार किया जाएगा। 10th, ठीक, 12th और ग्रेजुएशन, इन सभी अंकों पर विचार किया जाएगा और उनको 10 से भाग दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप उसमें हाई स्कूल में 100% मान लीजिए 90% आप पाते हैं, ठीक, तो उसको 10 से भाग दिया जाएगा और 10 से भाग देने पर आएगा 9, तो 9 अंक आपको हाई स्कूल से मिल जाएंगे, ठीक है। आपका इंटर में मान लीजिए 80% है, ठीक है, तो 80 को 10 से भाग दिया जाएगा, आपको यहाँ से 8 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ग्रेजुएशन, जितना जो अंक होगा उसको 10 से भाग करके आपके अंक को जोड़ लिया जाएगा, ठीक है। जितना प्रतिशत होगा आपका उसको 10 से भाग करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। अब देखिए करें कि इसके बाद अगर मान लीजिए आप 2 लोगों का अंक समान आ जाएगा तो उनकी उम्र को वरीयता दी जाएगी। इसमें शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी के अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे। समस्त परीक्षाओं के अंक जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जितना जो कुछ होगा, आप जितना पढ़े लिखे होंगे, ठीक है, उनको जोड़ के क्या होगा, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका भर्ती होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आरक्षण। कह रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों सहायकों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति मतलब जो आरक्षण है उन सबका पूर्ण रूप से पालन होगा, ठीक है। आरक्षण का कहीं पर भी यहाँ पे मतलब आरक्षण नहीं कटना चाहिए यहाँ से, ठीक। तो सभी को जो आरक्षण मिलता है अन्य वैकेंसियों में वैसे ही मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नियुक्ति, नियुक्ति पर विचार करेंगे हम, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नियुक्ति। कह रहा है चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। जो ये समिति बनाई जाएगी, ये चयन समिति, ठीक है, एक लिस्ट बनाएगी कि हाँ इन लोगों का चयन हुआ है। उसके बाद उस पर जिलाधिकारी क्या करेगा, अपनी अनुमति प्रदान करेगा और अनुमति की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की नियुक्ति जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे, ठीक है। ये जो नियुक्ति पदाधिकारी होंगे वो कौन होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, ठीक। और उसके बाद कह रहा है तैनाती आदेश में स्वीकृत केंद्र में मूल स्थान, मूल स्थल का उल्लेख भी होना अनिवार्य होगा। मतलब आपको कहाँ पे तैनात किया गया है। अर्थात एक ग्राम सभा में कई केंद्र सृजित हों तो केंद्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय को वरीयता में क्रम रखा जाए। जैसे मान लीजिए किसी का क्रम हुआ है, ठीक है, गाँव का नाम प्रथम, मान लीजिए 2 आंगनवाड़ी केंद्र है तो प्रथम में और एक सेकंड में, इस तरह से वहाँ पे दिखाया जाएगा कि कहाँ पे आपका चयन हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं समायोजन, कैसे समायोजन होगा। करिए यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका की शादी के पश्चात उसकी ससुराल की ग्राम सभा, न्याय पंचायत, वार्ड, शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका का पद रिक्त है तो उसे भी उक्त के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। यदि कोई 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जाती सकती हों तो इस संबंध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किए जाने पर विचार किया जाएगा। मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, वो पहले अभी उसकी शादी नहीं हुई और वहाँ से अपने गांव से वो फॉर्म भर के वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर क्या होगा, वो बाद में शादी हो जाएगी तो अपने गांव किसी अन्य गांव जाएगी। तो अगर वहाँ पे वो पद खाली रहेगा तो उसको वहाँ पे समायोजित मतलब वहाँ पे वो नौकरी कर सकती है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो उसके लिए आगे क्या विचार है यहाँ पे दिया नहीं गया है, ठीक है। तो इस तरह से समयोजित भी किया जाएगा। मैं सारी बातों को डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा पूरा मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे देखिए सेवा समाप्ति, सेवा समाप्ति पर अगर हम देखें, ठीक है, क्या है सेवा समाप्ति, कैसे होगी।
कह रहा है यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के लाभ पद जैसे ग्राम प्रधान, उप प्रधान, ग्राम सभा से मतलब किसी भी पद पर हैं तो आपका जो निर्वाचित हो जाती हैं, मान लीजिए आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और आपका चयन प्रधान पद पर हो जाता है, तो आपका जो पद होगा वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, आप एक ही पद पर रह सकती हैं, तो यहाँ से तो पहला आपका एक पद खाली कर दिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा 50 साल, अगर आप 50 साल की हो, सॉरी 62 साल, ठीक है, अगर आप 62 वर्ष की हो जाती हैं तब भी आपका जो पद होगा वो खाली कर दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं फॉर्म की। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म तो ऑनलाइन भरा जाएगा। आपके जो जिला अधिकारी एक NIC साइट होती है आपके ज़िले की, ठीक है, ज़िले का नाम .NIC करके आप टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा। और ये देखिए ये प्रारूप है फॉर्म का, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये ऑनलाइन ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक, ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, मतलब जो ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा उसका प्रारूप कैसा होगा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, किस तरह से ये ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप होगा, तो अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन होता है मैं आपको सूचित करूँगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा। ठीक, सारी बातों को तो इस वीडियो में आपको जो जानकारियाँ दी गई वो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कोई नई वैकेंसी आई है। ठीक, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा मैं आपके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊँगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।